हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरिबिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम ये 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम 8 बजे ये इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल दिए थे। अगर आप लोग सॉल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं और फिर आप अपना आंसर मिलाकर आप अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इससे पहले 1 से लेकर 28 तक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए। दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एग्ज़ाम में अक्सर जो है लोग नॉर्मल क्वेश्चन को ही गलती करके आते हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है करना। दोस्तों अगर आपको कोई भी सजेशन है या आप कोई भी ज़रूरत है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे जेएसएससी सीजीएल के लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरा डाला हुआ है दोस्तों। फिर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी मैराथन क्लास चल रहा है। फिर हम लोग पेपर 2 का जो हिंदी लैंग्वेज का एक है उसका सारा चीज़ इस चैनल पे डाला जा रहा है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए ताकि आपको भी बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दोस्तों ये कांके के सुकुरहुट्टू में कैंसर अस्पताल का निर्माण टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से होने जा रहा है। अगला है बंगाल में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी कैश के साथ गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों बंगाल में जो हावड़ा से जो गिरफ्तार हुआ है उनमें से 3 कांग्रेसी विधायक जो इरफान अंसारी कहाँ विधानसभा क्षेत्र से है, जामतारा से है। नमन विकसल कोंगारी जो है कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से है और राजेश कच्छप जो है खिजरी विधानसभा क्षेत्र से है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सुखराव उरांव को इसमें शामिल नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल हुई है। तो ये लवली चौबे है और रूपा रानी तिर्की है। दोस्तों ये जो है गोल्ड मेडल जीती है और आपको मालूम है लवली चौबे जो है पुलिस में कार्यरत है और जबकि रूपा रानी जो है रामगढ़ जिला के खेल पदाधिकारी है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है हुंडू जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हुंडू जलप्रपात जो है रांची के पठार में स्थित है और स्वर्णरेखा नदी पे है। रांची के पठार में जैसे दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात भी स्थित है। दोस्तों दसम जलप्रपात जो है ये किस नदी पे है, तो कांची नदी पे और ये गौतम धारा जलप्रपात जो है राडू नदी पे है। तो रांची पठार में कौन कौन हो गया, हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात। अगला है झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करती है। दोस्तों झारखंड के जो है 4 जिला उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। सिमडेगा जो सबसे पश्चिम में हो गया, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये उड़ीसा को स्पर्श करती है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा स्पर्श करती है, तो इसमें जो है सिमडेगा हो जाएगा। और गुमला, चतरा और हजारीबाग के कौन कौन से स्टेट से स्पर्श करती है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगला है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर जो है झारखंड के जो जमशेदपुर है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है। स्वर्णरेखा और खरकई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का जो सचिवालय का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था कि जमशेदपुर कहाँ है। तो सिर्फ इसमें स्वर्णरेखा ऑप्शन में भी था, तो दोनों रहेगा तो सही होगा। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। अगला है शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है। तो दोस्तों शीतकाल में जो है नेतरहाट में सबसे कम तापमान होता है। कहाँ, नेतरहाट में। और झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है नेतरहाट ही है और झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी नेतरहाट ही है। यहाँ औसत वर्षा जो है 180 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अगर झारखंड का बोला जाए सामान्य रूप से तो 140 सेंटीमीटर होता है। अगला है झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। दोस्तों झारखंड का सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक और भंडारक जिला जो है पलामू है। अगला है उद्योग खान भूविज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार के संबंध में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम स्थान है। दोस्तों उद्योग खान और भूविज्ञान के अनुसार जो है भारत में लोहे के भंडार के संबंध में झारखंड का स्थान प्रथम है।
अगला क्वेश्चन है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के मशहूर जिला है। तो कहाँ पे पत्थर और बीड़ी उत्पादन होता है? तो ये पाकुड़ में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना % है? तो ये 5% है। अगला है, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी जो है बुद्धू भगत थे। कौन? बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है कोल विद्रोह हुआ था, जिसमें वह शहीद हुए थे। अगला है, मुंडा आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? दोस्तों, मुंडा आंदोलन का तत्कालीन कारण था कि 1894 का वन सुरक्षा कानून। दोस्तों, अगर आप मेरा मैराथन क्लास देखे होंगे तो आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास में हम लोग ने भूगोल और पर्यावरण का कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर झारखंड के इतिहास में जनजातीय विद्रोह तक के हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं तो उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो दोस्तों, जुएल लड़का झारखंड के प्रथम आदिवासी नेता थे, जिन्हें माने भारत सरकार द्वारा 1963 में, कब? 1963 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जुएल लड़का उरांव जनजाति से संबंधित थे और 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों, छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल से बात किए हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बासुकीनाथ धाम जो है दुमका जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस स्थान को हनुमान जी की जन्म स्थलों माना जाता है? तो दोस्तों, गुमला जिले में स्थित जो अंजम धाम ग्राम को हनुमान जी की जन्म स्थली माना जाता है। यहाँ अंजन धाम मंदिर अवस्थित है और इस मंदिर के दक्षिण भाग में खरवा नदी बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंजन धाम ग्राम। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। तो दोस्तों, फर्स्ट है कि झारखंड में 1857 विद्रोह का प्रारंभ जो है रोहिणी से हुआ। सही है, जो देवघर में है। अगला है, अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ये भी सही है। रोहिणी में विद्रोह सैनिक द्वारा नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। ये भी सही है। अगला है कि हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के नेता महेंद्र शाह ही था। तो दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि यहाँ के नेता सुरेंद्र शाह ही था, न कि महेंद्र शाह। सुरेंद्र शाह ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जो था प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। दोस्तों, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पहाड़ी लोगों के बीच आंदोलन का निर्देश कर रहे थे। इनके आंदोलन का मुख्यालय जो है कहाँ था? डांगपारा था। तो ये कहाँ, कौन लोगों को निर्देश कर रहे थे? तो पहाड़ी लोगों को। तो सबसे बड़ा सिरदर्द था अंग्रेजों का प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, झारखंड में नमक सत्याग्रह की श्री गणेश जो है ये 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। सही है। नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? 13 अप्रैल 1930 को। हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट केवी सहाय ने नमक बनाया। सही है, केवी सहाय। पलामू में नमक सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता जो है सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका वर्मा था। ये भी सही है। अगला है, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है पन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है नन्नी गोपाल मुखर्जी है, न कि पन्नी है। तो यहाँ नन्नी कर देता तो सही हो जाता, नन्नी गोपाल मुखर्जी। अगला है, 1924 ईस्वी में कहाँ के लोगों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हार्डकोर
न देने के लिए आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों 1924 ईस्वी में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने के लिए आंदोलन किया था। तो किसके नेतृत्व में? विष्णु माहुरी के नेतृत्व में। कहाँ पे? तो ये सिंहभूम में। तो इसका आंसर जो है सिंहभूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में संपन्न कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एवं फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। तो ये सही है। अगला है, मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण जो है बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। ये भी सही है। दोस्तों मेरा प्रैक्टिस से देखे होंगे तो रामगढ़ अधिवेशन का जो है मैं बहुत ही डिटेल से बताया हूँ। अगर आप प्रैक्टिस से देखते होंगे तो जरूर इनको सही किए होंगे। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। इसमें क्या बताना? असत्य। सभा स्थल का नाम अजहर नगर रखा था। तो दोस्तों कि सभा स्थल का नाम अजहर नहीं था दोस्तों, मजहर था। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आप गलत कर सकते हैं, इसलिए नाम को जो है कंफर्म याद रखिएगा, और खासकर मुस्लिम नेम को। तो अजहर है तो ये मजहर नगर रखा गया था, न कि अजहर। तो ये गलत हो जाएगा। 53वां अधिवेशन जो है 20 मार्च 1940 में हुआ था। तो ये सही है। दोस्तों स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला है, रचनाकार और कौन सा सुमिलित नहीं है रचना और रचनाकार में? तो फर्स्ट है जितिया कहानी, धनीराम बख्शी। सही है, धनीराम बख्शी। श्री गणेश चौथ कहानी। दोस्तों श्री गणेश चौथ कहानी तथा जितिया कहानी जो है ये धनीराम बख्शी द्वारा लिखा गया है, इसके ही द्वारा लिखा गया है, न कि WC राय द्वारा। तो ये गलत हो गया। छोटा नागपुर ताल मंजरी बिनंद कवि। सही है। और जगरामी नारायण जो है जगराम लिखा है। अगला क्वेश्चन है, दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का लेखक जो है तुहिन ए सिन्हा है। अगला है, चंचल कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों चंचल कुमारी का संबंध जो है कुश्ती से है, और ये सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियंस में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी है। तो कुश्ती हो जाएगा। अगला है, सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल से खेल के प्रशिक्षक है, यानी टीचर है? तो कौन है? तो ये एथलीट्स के हैं। अगला है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो इसको जो है भगवा कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो कौन सा नृत्य है? तो पाइका है। दोस्तों पाइका नृत्य जो है झारखंड में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौकों पर तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, पाइका विद्रोह। अगला है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा? यही पाइका। अगला है, मुंडाओं की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को जो है सोसो बोंगा कहते हैं, सोसो बोंगा। अगला है, झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट है, समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, प्राय एकल परिवार की प्रधानता, बाल विवाह की स्वीकृति। तो दोस्तों बाल विवाह की स्वीकृति जो है ये कथन गलत है। बाकी बात लैंगिक विभेद वर्जित था, ये भी सही है। और दोस्तों देखिए झारखंड के जनजाति समाज जो है पितृसत्तात्मक था, न कि मातृसत्तात्मक। यहाँ महिला पुरुष के मध्य जो है समानता पर बल देकर जो है लैंगिक विभेद वर्जित किया गया जाता है, और यहाँ की जनजाति में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अगला है, सुमिलित करना है। फगुआ गीत जो है मौसमी गीत है, और सोहराई गीत जो है ये त्योहार गीत है, और जनाना झूमर गीत जो है नृत्य गीत है, और झंझाइन गीत जो है संस्कार गीत है। अगला है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 81 है, जिसमें है जो 44 सीट सामान्य वर्ग के लिए है, 28 सीट अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जाति के लिए है। तो 9 SC हो गया, 28 ST हो गया, और 44 जो है UR का हो गया। अब 81 है। दोस्तों पहले 82 था, लेकिन जब एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया, यानी इनकी ज़रूरत अब नहीं पड़ रहा है, तो 81 हो गया।
क्योंकि राज्य में है एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला है झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो दोस्तों झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर जो है रविंद्र नाथ महतो है। ये नाला विधानसभा क्षेत्र से है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। तो दोस्तों फर्स्ट है कि झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य की सबसे बड़े पुल दीनदयाल उपाध्याय सेतु का शिलान्यास किया गया। सही है। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 है। राज्य में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन नंबर जो है 104 है। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला है झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। कौन? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। अगला है पीटीजी डाकिया योजना क्या है? तो दोस्तों इसकी घोषणा जो है 6 अप्रैल 2017 की गई। सही है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग पर पहुंचाया जाएगा। ये गलत है। इस योजना के लाभार्थी 70,000 है जिनकी साक्षरता दर निम्न हो और आर्थिक आय मासिक 1,000 से कम हो, तो उन्हीं को मिलेगा। तो ये दूसरा फर्स्ट और तीसरा सही है, क्योंकि 70,000 को लेना है और वो किसको लेना है? जिनकी साक्षरता दर कम हो और मासिक आय जो है 1,000 से कम हो। तो 1 और 3 हो जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए IRCTC और JTDCL कंपनी के बीच करार हुआ है। IRCTC और JTDCL, तो बी आंसर हो जाएगा। उरांव गांव का प्रधान कौन होता है? दोस्तों उरांव गांव का जो प्रधान होता है ये महतो होता है। कौन होता है? महतो। दोस्तों पाहन और महतो जो है उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। पाहन जो होता है पाहन खूंट का और महतो जो है महतो खूंट का होता है। और उरांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था को परहा पंचायत के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही पुराना है दोस्तों, परहा पंचायत। तो इसका आंसर जो है ये महतो हो जाएगा। अगला है हो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह से आते हैं। सही है। इनकी भाषा हो मुंडारी परिवार की है, यानी ऑस्ट्रिक परिवार की है। सही है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वारड चित्ती बनाई है। ये भी सही है। इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो ये गलत है, क्योंकि जनसंख्या दृष्टि से जो है झारखंड की 4थी सबसे बड़ी जनजाति ये है हो। और हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान कोल्हान है। अब कोल्हान क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो पूर्वी, पश्चिमी और सरायकेला खरसावा। अगला है चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों चेरो जनजाति का धार्मिक अनुष्ठान जो है हिंदुओं के समान होता है। इनकी पंचायत भैयारी कहलाती है। तो और ये है इनकी विवाह 2 विधियाँ प्रचलित है, ढोला और चड्ढा। सही है। वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी और झांपी कहा जाता है। ये भी सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह है। ये भी सही है। तो उपयुक्त में सभी। दोस्तों अगर 40 नंबर में 35 से ऊपर आपको लाना है तो मेरा एक सीरीज चल रहा है झारखंड के बारे में, मैराथन, वो आप जरूर फॉलो कीजिए, देखिएगा कितना बेनिफिट होता है। अब हम लोग सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन किस संस्था द्वारा तैयार की गई है? तो दोस्तों बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जो भोपाल में है उनके द्वारा तैयार किया गया है। अगला है बांग्लादेश के किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किसको मिला है? फहमीदा अजमी को मिला है। किनको? फहमीदा अजमी को। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए जो है काम करने वाली बांग्लादेशी पत्रकार को सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्ट के लिए यह पुरस्कार मिला है, 2022 प्रदान किया गया है। तो इसका जो है बांग्लादेश की ये फहमीदा अजीम है। और दोस्तों ये किसका? तो ये इनसाइडर के लिए काम करती थी, जो अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर। अगला है भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये दिल्ली में है। यही जो है सौर से और हाइड्रो से चलने वाली पूर्णतः हवाई अड्डा है।
अगला है इंडो पाक वार 1971 किताब किसके संपादक है, इसका संपादक कौन है? तो इसका संपादक जो है जगजीत सिंह और शैलेंद्र महतो दोनों हैं। अगला है मिलान है दक्षिण कोरिया, तो इसकी राजधानी जो है सियोल है। कौन सा सुमिलित है? तो सुमिलित कहना है तो इसका सियोल होगा, तो ये गलत हो गया, दक्षिण कोरिया का। और दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, ये सही है, फर्स्ट सही है। दक्षिण कोरिया का सियोल हो गया। स्विट्जरलैंड का कौन है? तो स्विट्जरलैंड का बर्न है। और थाईलैंड का, तो थाईलैंड का बैंकॉक है, तो फर्स्ट सही है, केप टाउन है। मिलाना है मैक्सिको का मुद्रा क्या है? पेसो है, मैक्सिको का मुद्रा पेसो। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो है, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या है? यूरो है। और जापान का जो है येन है। और सऊदी अरब का रियाल। भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो कौन रेखा करती है? तो ये मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर किया गया था, 3 जुलाई 1914 का। और उत्तर पूर्वी में है, यानी उत्तर पूर्वी में इधर है, ये इधर है। मिलाना है, कह रहा है कौन सा सुमेलित है, सुमेलित बताना है। तो आर्य भाषा परिवार मराठी, संस्कृत, उर्दू सही है। द्रविड़ भाषा माल्तो, कन्नड़, मलयालम ये भी सही है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोरो, मणिपुरी, नागा ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? तो हर्षवर्धन नहीं किया है, कौन सी रचना है? तो ये सूर्य शतक है। सूर्य शतक की रचना जो है मयूर किया था। बाकी बात प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है ये हर्षवर्धन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और इससे संबंधित तिथि है। तो अकबर द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया गया था? 1563 में किया गया था। ये 1563 हो जाता, 64 दिया है। जजिया कर की समाप्ति, तो जजिया कर 64 में हुआ था, 1564 में। और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण जो है 1585 में। तो उपयुक्त युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1, 2, 3 तीनों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है सो बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और महादेव गोविंद थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों इसकी जो स्थापना किया था मैडम ब्लास्टकी और कर्नल अलकाट ने किया था, कर्नल अलकाट। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो दोस्तों खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और चंपारण सत्याग्रह तो सभी आदमी जानता है 1917 में। और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। अगला, भारत शासन अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो किसको करता है? तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, ये गलत है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारता, तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि प्रांत में जो है ये दो शासन व्यवस्था लागू किया था प्रांत में, और इसको जो है 1935 में हटा दिया गया और फिर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो है 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारिता से संबंधित है। इस अधिनियम में पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैत शासन की स्थापना की गई है, और 1935 में इसको हटा दिया गया। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में किस एक के अंतर्गत जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो दोस्तों 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो है बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो ये 92 संविधान संशोधन हो जाएगा। और दोस्तों संविधान में प्रारंभ में 14 भाषा थी, राजकीय भाषा थी। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। फर्स्ट है कि
भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसके संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में स्थापित किया गया है। सही है। भारत के संविधान 9 के ए में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिकाएं हो सकती हैं, ये नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो दोस्तों 2 गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 9 ए में जो है नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है, किंतु अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगरपालिका होती है, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद और नगर निगम, न कि 2 प्रकार का। इसलिए फर्स्ट ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो तृणमूल लोकतंत्र से जो संबंधित है वो कौन है? तो ये पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है राजस्थान के नागौर जिले से की थी, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। तो नागौर जो है सबसे पहले वहाँ पंचायती राज लागू हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो कौन से है? तो जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। दोस्तों तो 1, 2, 3 सही होगा, क्योंकि जिला पंचायत ब्लॉक स्तर पर और ये क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। नगर पंचायत जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था, न कि 73 में। और ये नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीनों का प्रावधान किया गया था। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। तो ये गलत है, क्योंकि न्यूनतम जो आयु है ये 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष। अगला, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पंचायत पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो ये सही है। अगर मान लीजिए पंचायत में 2 साल चुनाव हो गया, 2 साल के बाद जो है कोई आदमी पद खाली करता है, तो अगर उस पद पे चुनाव होता है तो जो 3 साल बचता है ना, वो 3 ही साल के लिए चुनाव होगा, न कि 5 साल के लिए। तो यही चीज़ कह रहा है, तो 2 सही हो जाएगा। जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो दोस्तों ये किस क्षेत्र से है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता है। दोस्तों उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति लॉन्च किया है, और जागृति शुभंकर को जो है इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। तो ये उपभोक्ता जागरूकता के लिए है। भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो भारत में जो है 8 कोर सेक्टर है, जो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो रसायन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, सही है। भिलाई जो है पूर्व यूएसएसआर से, सही है। दुर्गापुर जो है यूके से है। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब से शुरू हुआ? ये गलत हो जाएगा। अगला है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में कौन सा स्थान पे आ गया? तो ये 5वां स्थान पे। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही बताना है। तो इसकी अवधि जो है 12 से 17, ठीक है। तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास का मुख्य विषय था, सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास का लक्ष्य 8% रखा गया, तो सभी सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं कौन सा है? ओजोन, क्लोरो, CFC, सही है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक एसिड। दोस्तों अम्ल वर्षा जो है ये नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है। तो ये गलत हो जाएगा। रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल और ग्रीन हाउस प्रभाव जो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। तो काई और लाइकेन जो है टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग कौन है? तो ये लद्दाख पठार है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुंडुरु प्रपात, ये स्वर्णरेखा नदी पर सही है, हुंडुरु प्रपात। और चचाई प्रपात जो है बीहर नदी पे है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, बूढ़ा घाघ प्रपात तो कांची नदी पे, तो ये गलत है क्योंकि बूढ़ा घाघ प्रपात जो है बूढ़ा नदी पे ही है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने जो है नवंबर दिसंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? दोस्तों जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि व्यवस्था कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाए तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। तो इसके अनुसार जो है पशुपालन और शस्य उत्पादन के एक साथ करना, ये मिश्रित खेती का विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, फर्स्ट है भिलाई मध्य प्रदेश। दोस्तों भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब भिलाई लो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है भारत और रूस के सहयोग से जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और जमशेदपुर झारखंड सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापक है, सही है। ऑडोमीटर जो है ऑडियोमीटर, ये ऑडियोमीटर है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापे जाते हैं। ऑन्डोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए यंत्र है, ये भी सही है। और एमीटर जो विद्युत शक्ति नहीं दोस्तों, करंट को नापता है एमीटर। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर में आमीटर और वोल्ट मीटर कौन सा सीरीज में रहता है, कौन पैरेलल में रहता है, वो आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गैल्वेनोमीटर में जो एमीटर और वोल्ट मीटर लगा होता है तो कौन सा सीरीज में रहता है, कौन पैरेलल में रहता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो कौन सा सिद्धांत के अनुसार जो है ये हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, तो ये जो है पास्कल का नियम। दोस्तों पास्कल के नियम से हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि तंतु प्रकाश से पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन सिद्धांत पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। प्रकाश तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण के लिए रिलायंस उद्योग समूह संबंध है, तो दोस्तों ये गलत है। भारत में जो है ये कौन सा कंपनी इसको करता है, तो स्टरलाइट कंपनी, स्टरलाइट, इस कंपनी का क्या नाम था जो भारत में प्रकाश तंतु के निर्माण में का समूह किससे संबंधित है, तो स्टरलाइट। तो 1 2 3 सही है, 4 गलत है। कौन सही हो जाएगा, 1 2 3। अगला है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर 1/f होता है, लेकिन 1/f को जो है ना सेंटीमीटर में लेना है, तो f बराबर 100/p हो जाएगा, यानी 2, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्यों? रीजन क्या है, तो रीजन है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये श्रृंखला अभिक्रिया का अंतर है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले नाभिकीय विखंडन मंदक के द्वारा होता है, जबकि नाभिकीय बम जो है अभिक्रिया अनियंत्रित रहता है। तो विखंडन द्वारा ये नाभिकीय रिएक्टर में काम होता है, लेकिन ये जो है परमाणु बम अनियंत्रित काम करता है। मिलाना है ऊष्मा से वैद्युत, तो ऊष्मा से वैद्युत सौर सेल कन्वर्ट करता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। वैद्युत से ध्वनि, यानी वैद्युत से ध्वनि कौन करता है, तो वैद्युत से ध्वनि जो है लाउड स्पीकर करता है। द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश में कौन करता है, ईंधन दहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा।
अगला है रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को जो है ये उद्पातन द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला है एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है ये बॉक्साइट से प्राप्त होता है, और ग्रेफाइट से कार्बन, अर्जेंटीना चांदी से हो जाएगा, एल्युमिनियम तो बॉक्साइट हो जाएगा। यूरेनियम को पिच ब्लेड से प्राप्त करते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो कार्बन की अधिकतम मात्रा जो है ढलुआ लोहा में पाया जाता है। मिलान करना है, नीलत होता कॉपर सल्फेट, नीलत होता कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट से संबंधित है। और बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नीलत होता सोडियम कॉपर सल्फेट, ये गलत मिल चुका है तो देखिए मिलाते हैं। नीलत होता कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा तो खाने वाला सोडा है तो बाइकार्बोनेट लगा रहेगा, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाता है। तो इसका आंसर जो है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें भी मिलाना है। CNG है मीथेन ईथेन का, इसका प्रमुख घटक है मीथेन ईथेन। और LPG ब्यूटेन प्रोपेन है, ब्यूटेन प्रोपेन। कोल गैस जो है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, तो अंतःक्षेपित क्या होता है? यह फॉर्मिक अम्ल। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, तो गुणसूत्रों को वंशागत सिद्धांत जो है ये सूटन और बोबरी ने दिया था, सूटन और बोबरी। अगला, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं दर्द होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन है। अब मिलाना है B12 क्या है? कोबाल्ट है। B12 कहाँ पाया जाता है? कोबाल्ट में। हीमोग्लोबिन लोहा में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम में, और पीतल तांबा में। तो इसका अनुसार ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो दोस्तों मानव गुर्दे का सामान्य कार्य जो है रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण ये नहीं करता है। ये क्या करता है? ये अग्नाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन इंसुलिन इंसुलिन करता है। दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में हम बहुत ही अच्छा बताए हुए हैं किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में। देखिए दोस्त, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर लीवर उसको स्टोर करता है। अगर रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगा तो जो स्टोर फूड है स्टोर फूड जो है ग्लूकागोन जो है कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज में। तो ग्लूकागोन अल्फा सेल से निकलता है, और इंसुलिन जो है ये बीटा सेल से निकलता है। लैंगरहैंस द्वीप पे बीटा सेल होता है तो वहीं से इंसुलिन का स्रावन होता है, और ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल से स्रावन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। हार्मोन मिलाना है। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। एंजाइम जो है लाइपेज है, एज जिसमें लगा हो एंजाइम होता है। फॉस्फोलिपिड जो है लेसिथिन, और बहुलक जो है पोलोथिन है। अगला एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों एलिसा परीक्षण जो है एड्स पहचानने के साथ साथ विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच के लिए भी किया जाता है। तो ये एड्स पहचानने के लिए। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इसमें कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या है? तो 4 में 8 से गुना कीजिए 32 हो गया, तो इसका 2 इकाई हो गया। 2 में 4 से कीजिए तो 8 हो गया। 8 में 6 से कीजिए तो 48 हो गया। तो लास्ट इकाई क्या है? 8 है। अगला है ABC एक साथ वृत्ताकार में स्टेडियम में घूम रहा है और फिर दोबारा किस टाइम में? तो इसका LCM निकालेंगे। 42, 63, 84 का LCM निकाल दीजिए, वही स्थान हो जाएगा। तो LCM निकालेंगे तो 252 सेकेंड हो जाएगा। अगला 2x के पावर इतना है। तो दोस्तों इसको है 2x 4 है तो 2 के पावर 2y आप +2 लिख सकते हैं, ताकि 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 2y आप +2,
x बराबर, और यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा x माइनस 9। तो किसी जगह पे मानक दे, जैसे y के जगह x के जब वो इधर कर देंगे तो x प्लस y प्लस 9 हो जाएगा। तो y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 9 यहाँ रखिए, देखिए y प्लस 9 इजकल टू 2y प्लस 2। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो y का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो y में यहाँ से इसको घटाइए, y हो गया, इसको घटाइए, तो y बराबर 7 हो जाएगा। तो 7 दो गो में है, तो y बराबर 7 हो गया, और x बराबर क्या है, y प्लस 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, और y बराबर 7, तो 16 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 7। अगला है ए tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है, b बटे p, यानी बेस बटे लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से h निकाल सकते हैं, तो h क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे आधार कॉर्न हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया, a हो गया, तो बेस क्या होगा a, और h क्या होगा रूट ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो c आंसर हो जाएगा। एक बिजली का खंभा 28 मीटर लंबाई की छाया से ऐसे समय में डालता है जब 8 मीटर ऊंचे एक पेड़ की लंबाई 14 मीटर की छाया होती है, खंभे की ऊंचाई क्या ज्ञात करें। दोस्तों देखिए टाइम एक ही है, तो लंबाई और छाया की लंबाई दोनों का रेशियो जो है बराबर होगा। जब हम सेम टाइम में किसी भी, जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है एक पेड़ है, तो जिस रेशियो से छाया बनेगा मनुष्य का, उसी रेशियो से जो है पेड़ का भी छाया बनेगा। तो क्या हो जाएगा h बटे, यानी पेड़ की ऊंचाई बटे 28 मीटर। 28 मीटर क्या है, ये छाया की लंबाई है, और इधर क्या है 8 मीटर है लंबाई पेड़ का, और 14 मीटर छाया का है। तो 14 दूना 28, 8 दूना 16, तो 16 आंसर हो जाएगा। अगला है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के स्क्वायर बराबर जो होता है भुजा का माने भुजा का बराबर हो जाता है। यानी जैसे एरिया A1 बट्टे A2 जो है, मान लीजिए साइड S1 बट्टे S2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा एरिया निकालने के लिए। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब भुजा का अनुपात निकालेंगे तो इधर आएगा तो रूट आ जाएगा। तो 16 बट्टे 36 का रूट कितना होता है 4 बट्टे 6, यानी 4 और 6 का अनुपात है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एक खोखले धातु के गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, पिघले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में। दोस्तों तो पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि खोखले धातु के गोले का आयतन कितना हो जाता है 4/3 पाई, अब बड़का आर तो पाई आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू बराबर बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई कट गया। अब देखिए आर क्यू कितना है, तो आर क्यू 5 है, तो 125 माइनस 27, तो 125 माइनस 27 कितना हो जाएगा 98 98 हो जाएगा। तो 4/3 गुने 98, ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। 125 माइनस 27 तो 98। आर कितना है, आर जो है 7 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 49 हो जाएगा गुने एच, तो 49 दूना 58, तो 8/3 हो जाएगा आंसर एच वाला। अगला है दिए गए वृत्त जीवा ए बी और सी डी अतिरिक्त ये है, तो इसमें चलते हैं डायरेक्ट। देखिए इसका फॉर्मूला होता है सीपी गुने पीडी बराबर एपी गुने पीबी। तो सीपी पीडी कितना है, तो सीपी पीडी जो है ये कितना दिया है, ये 3 गुने 8 दिया है, यानी 24, और इसका संभावित मान है। तो 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर 12 गुने 2 लिख सकते हैं, 12 दूना 24। फिर इसका जो है 12 गुने 2 लिख सकते हैं, फिर क्या 24 गुने 1, 6 गुने 4 और 8 गुने 3 ये होगा। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो 10 14 15, तो ये देखिए 12 2 14, 24 1 25, 8 3 11, 6 4 10, ये एडिशन है। तो एडिशन में तो ये सब हो जाएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा। 14 25 10 ये सब तो हो रहा है, लेकिन 20 नहीं आएगा। अगला है 1/2a + 1/, देखिए दोस्तों
एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस 1/a = k है, तो a² + 1/a² बराबर k² - 2 हो जाता है। और क्यूब वाला करेंगे तो k³ - 3k हो जाता है। तो इसको फॉर्मूला पर बैठाना है। देखिए फॉर्मूला पर कैसे बैठाएंगे, पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 2a² + 1/2a² बराबर 6×1 = 36 - 2 34 हो गया। अब जो है इसको हम a वाला मान लेंगे, तो इसका क्यूब हम करेंगे 2a³ बटे 1/2a³ बराबर क्या हो जाएगा k³। तो 34 का क्यूब -3k यानी 3 × 34। इसको 34 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 34 का क्यूब जो करेंगे तो 39,304 हो जाएगा। 39,304 माइनस 34 × 3 कितना होगा 102। तो 39,304 में से 102 घटाएंगे तो 39,202 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। ये समझे ना कि इसको हम ए वाला मान लेंगे। जैसे ए पूरा को ए मान लिए, a + 1/a बराबर 34 है, तो a³ निकालेंगे तो a³ + 1/a³ बराबर k³ - 3k। इस 34 का क्यूब माइनस 3 × 34 यानी 3k, तो गुना भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला है कि ए के वेतन का बी के वेतन से 4 और 5 अनुपात में है। तो मान लीजिए हम 400 और 500, तो ये भी तो 4:5 आएगा। अब कह रहा है कि ए वेतन 10% वृद्धि है, तो 440 हो जाएगा 10% वृद्धि। और बी में जो है 20% की वृद्धि है, तो 20 × 5 = 100 यानी 600 हो जाएगा। तब अब इसका 440 हो गया और 600 हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका अनुपात निकालिए। 1 0 से 1 0 11 मतलब है, और 15 4 से काटेंगे तो 11 15 डी आंसर। अगला है एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है और इतना मान लीजिए हम 10 इसका है, तो पहला भाग जो है 1/5 है तो 2 हो गया। दूसरा भाग जो है दूसरे भाग का 3/2 है, तो इसको 3/2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया तो दूसरा भाग क्या हो गया 3 हो गया। तो टोटल भाग 3 2 5। अब बच गया कितना 5 भाग। अब कितना में बचा 10 में, तो 5/10 यानी 1/2 आंसर आ जाएगा इसका डी। अगला है दूध के एक नमूने में 5% और 2% तक कम करने के लिए 10 लीटर के नमूने में कितना मात्रा शुद्ध डालना चाहिए। देखिए दोस्त इसमें रेशियो निकालिए। 5% पानी है तो वाटर और मिल्क का रेशियो जो है, मिल्क कितना है 95 है और वाटर ये है, तो कितना हो जाए 1:19 हो गया। अब दूसरा का में क्या कह रहा है वाटर और मिल्क 2% तक, तो ये कितना मिल्क में कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो क्या होगा 1:49। देखिए दोस्त इसका डिफरेंस कितना है, पानी तो सेम है 1 से 1 बढ़ा, लेकिन वाटर जो है ये मिल्क 19 से 49 हो गया, तो बढ़ा कितना 30 बढ़ा है। 10 लीटर में तो 20 यूनिट का जो वैल्यू है 10 लीटर है, तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 गुने 30 15 लीटर, तो 15 लीटर आंसर हो जाएगा। अगला है राम ने 1 घंटे में 36 डिब्बे और 3 घंटे में ये बनाया, तो दोनों मिलकर कितना देर में। तो देखिए दोस्त हम लोग टाइम और वर्क में जानते हैं ना कि जो डे रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ घंटा है, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो गया। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा, 1 घंटा में ये 1 काम करेगा। टोटल काम 4 है, टोटल काम 3 है, और कितना करेगा ये 3 काम को 3 1 4 यानी 3/4 काम कर देगा। और ये आवर में है तो 60 से गुना कर देंगे इतना, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15 चौका 45 मिनट में कर जाएगा 45। दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत दिया है, 45 मिनट आंसर होगा इसका। अगला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 21 दिन तक काम किया है, तो ये 21 दिन में कितना काम करेगा 21 दिन में ये कितना काम करेगा 21/24, इसको काटिए 3 × 8 = 24 3 7 तो 7/8 इतना काम कर चुका है 21 दिन में। तो बचा कितना, तो 1/8 बच गया, और 1/8 जो है बी 5 दिन में करता है,
तो ये काम कितना 40 दिन में। तो अब हम लोग को मालूम हो गया कि बी जो है टोटल काम 40 दिन में करता है और ए 21 दिन में। अगर दोनों मिलकर करेगा तो 120 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 40 तिहाई 120, अब 24 पंचे, यानी 5 दिन 8 काम एक दिन में करेगा ये दोनों मिलके। और टोटल काम 120 है तो 120 बटे 8, 8 इकाई 8 और 4 8 पंचे 15, 8 120, तो 15 दिन में पूरा कर देगा। अगला है 450 मीटर और 150 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 600 मीटर। देखिए 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो 80 गुने 5 ऊपर चला जाएगा 18, तो आप काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 पंचे 60, 12 हो गया। इधर 4 बता, 4 दूना 8 और 4 ते 12, तो 33 कितना, अब फिर 2 से काटिए 9, तो 9 3 27 सेकेंड में जो है ये पार कर जाएगा। इतना का कितना परसेंट है, तो दोस्तों का जिसमें लगा हो नीचे जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। 002 बटे 0.12 गुने 100। देखिए यहाँ 3 गो दशमलव है, 2 गो है, तो ये कट जाएगा, तो नीचे 1 दशमलव बच जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 10 दूना 20, तो आप 2 से काटिए, 2 छक 12, 3 और 5, यानी 5 बटे 3 हो जाएगा। इतना परसेंट। एक डीलर 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये की प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है, तो 12 दूना 24, 24 पे 4 गो 0 हो जाएगा। इतना मूलधन हो गया। और 10,000 उसको भाड़ा उड़ा लागन में लगता है, तो 2,40,000 और 10,000, तो 2,50,000 हो गया टोटल इसका। अब प्रति केजी, तो 200 क्विंटल है, तो 200 गुने 100 करेंगे, कुंटल 1 कुंटल बाबा 100 केजी होता है, तो 4 गो 0 से 4 गो 0 कट गया। और 2 है, अब 12 है, 25, 25 बटे 2 कितना होगा 12.5, 12.5 रुपया 1 केजी का दाम हो गया। तो 13 रुपये बेचा था, 0.5 रुपया जो है लाभ होता है 12.5 रुपया में, इसलिए 100, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 25 पंचे 125, 2500 का 100। फिर इसके बाद 25 पंचे 125, 2500 का 100, अब 5 से 5 कट गया, 4% हो गया। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष के बाद 600 रुपया, 2 वर्ष के बाद जो है 600 रुपया हो जाता है। फिर कह रहा है कि अगले 5 वर्ष के एक अवधि के बाद 900 रुपया हो जाता है। तो अगले कह रहा है तो 5 2 7 वर्ष हो जाएगा, तब ना 5 वर्ष आएगा, 900 रुपया हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर में जितना लगेगा सेकेंड ईयर में भी लगेगा, थर्ड ईयर 4 5 सब। तो देखिए 5 साल में जो है 300 रुपया बढ़ता है। अब देखिए 500 रुपया जो है 5 साल में 300 रुपया बढ़ता है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो देखिए 2 साल में कितना रुपया हो जाता है, तो 2 साल में 600 रुपया हो जाता है। तो ये 2 साल में 120 रुपया, जो 7 दूना 120 है, 120 रुपया तो इंटरेस्ट होगा, तो कितना हो जाएगा मूलधन 480 रुपया। अब हमको मूलधन और ब्याज आ गया, तो 120 बराबर 480 गुने आर निकालना है 2 साल के लिए, बटे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, आज 2 है तो 5 हो गया, 12 चौक 48, इधर 10 हो गया, 10 25 50 बटे 4, तो 50 बटे 4 कितना होगा 12 चौक 48, 12.5%, 12.5% जो है इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगला एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपया है समान वर्ष में। देखिए 5% को भिन्न में चेंज कीजिए, तो भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/20 होगा, यानी 20 से 21 हो रहा है, फिर 20 से 21 हो रहा है, 3 वर्ष के लिए है, फिर 20 से 21 हो रहा है। आप तीनों को गुना कर देंगे तो 8000 हुआ, 8000 हुआ, और 21 के में 3 से गुना करेंगे तो 9261 होगा, यानी 8000 मूलधन में 9261 रुपया जो है मिश्रधन है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 1200 घटाएंगे तो 1261 हो गया। दोस्तों 21 का क्यूब आप लोग रट लीजिएगा, 9261 होता है, बहुत यूज होता है। अगर ये सब रटे रहेंगे तो आपको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो देखिए 1261 रुपया ऐसे होता है, लेकिन ब्याज कितना दिया है 6305, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1261 में भाग दे देंगे, 1261 से 5 मतलब कहते 5, तो एक का वैल्यू 5 हो गया। अब मूलधन कितना है 8000 है,
8 गुने 5 तो 40,000 मूलधन हो गया। 40,000 मूलधन हो गया। क्या पूछ रहा है? समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कीजिए। तो अब देखिए 3 वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया? 40,000। 4 पर 4 को 0 और इंटरेस्ट कितना है? 5 है। अब बटे 100 तो 4 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, 400 बच गया। 5 15 चौका 60 तो 6,000 आंसर आ जाएगा। इसका 6,000 आंसर। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या है? दोस्तों देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका 2 फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। एक TN बराबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी होता है डिफरेंस, और SN बराबर क्या होता है? n/2। अगर फर्स्ट टर्म मालूम है तो फर्स्ट टर्म और जोड़ लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इस दोनों फार्मूला से भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। प्रथम 10 क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये हो गया। इसका टोटल ऐड कीजिएगा तो 100 आता है। फार्मूला पे भी निकालिएगा तो 100 आ जाएगा। 100 आ गया और 10 को संख्या है तो 100 से 10 में भाग दीजिए माध्य निकालने के लिए, तो 10 हो गया आंसर। देखिए अ ब स द और यह एक ही इमारत के 5 मंजिल पे रहते हैं और अ सबसे ऊपर है, तो मान लीजिए सबसे ऊपर 5 ये हो गया, 4 3 2 1, तो 5 पे जो है सबसे ऊपर अ रहता है, अ सबसे ऊपर रहता है और कह रहा है जबकि द नीचे से दूसरे स्थान, नीचे से दूसरे स्थान द हो गया। फिर कह रहा है 100 उस स्थान पर रहता है, ये 100 उस स्थान पर, नीचे से ऊपर से गिनने पे क्या 1 2 3 1 2 3, तो 3 पर 100 होगा। तो बच गया 2 गो, एक ब बच गया एक य बच गया। तो कह रहा है कि सबसे नीचे कौन है, तो इसमें तो हम बता नहीं ना सकते हैं ब है कि य है, या तो ब होगा या तो य होगा, तो इसमें तय नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, देखिए 0 से 1 तो 1 बढ़ा, 1 से 4 3 बढ़ा, 4 से 9 5 बढ़ा, 9 से 16 7 बढ़ा, एक सीरीज तो ये चल रहा है। अब देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, तो सी आंसर। 2 सीरीज है इसमें। अगला है एक व्यक्ति ने एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सामने उत्तर होता है तो उत्तर ये हो गया, उत्तर चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर हो गया। यहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर चला गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर इधर हो गया, इधर हो गया। अब जैसे यहाँ से इधर बाईं ओर मुड़ गया, ये 3 किलोमीटर है, मुड़ कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला, वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो इधर दाईं ऊपर जाएगा, ऊपर दाईं ओर हो गया 1 किलोमीटर चला, और अंत में दाईं ओर मुड़ कर 5 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ कर 5 किलोमीटर, यहाँ तक तो 2 किलोमीटर है, तो पूरा 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आराम से बिंदु की दूरी है, तो ये दूरी आराम से होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ अगर ऐड करेंगे तो ये 3 है और ये ऊपर 1 है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया क्योंकि 2 यहाँ है, तो ये आ जाएगा ना, ट्रायंगल हो गया समकोण त्रिभुज, तो 3 और 4 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर आंसर आएगा। अगला देखिए निम्नलिखित के स्थान पे बताना है 27 22, तो 27 22 को जोड़ेंगे तो 49 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 50, तो 27 प्लस 22 आप प्लस 1 यानी 23 50 50 हो गया, ये हो गया। अब देखिए 13 प्लस 12 12 2 24 25 आप प्लस 1 26, 9 2 11 1 12, तो 12 आंसर हो जाएगा। भारत और सपना पति पत्नी है, जैसे ही भारत बी हो गया, सपना एस हो गया, रोहित और भरत यानी भरत भाई है, तो ये रोहित भाई हो गया, तो ये तो पति पत्नी है, ये पति पत्नी है, ये ब्रदर है, भाई है। सपना का पुत्र क्रिस है, सपना का पुत्र जो है के है, क्रिस है, क्रिस सुरेश, अब फिर आगे हम छोड़ दिए, सुरेश रोहित का पिता है, इसका पिता कौन है? सुरेश है, और सुरेश का पिता, सुरेश पिता होगा इसका भी, भरत का भी, अब भरत का बेटा है कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। अगला है, अब देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या बताना है। देखिए ये सिमेट्रिकल त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ जितना होगा इसका डबल कर दीजिए, और दोनों का जो कॉमन होगा 1 होगा। देखिए 1 2 3 4, तो 8 को ये हो गया, 3 को ये हो गया, और 3 11 हो गया, 1 2 3 11। अब देखिए 1 ये हो गया 12, और 1 पूरा वाला हो गया 13 हो गया, और 1 ये हो गया 14, 1 ये हो गया 15, तो 15 इधर है 15 इधर, 30, और दोनों में कॉमन ये है, तो 31 हो गया।
तो 131 बनेगा, 31 बनेगा। देखिए कुछ शिक्षक दार्शनिक है, तो कुछ शिक्षक जो है दोस्तों, अगर बढ़िया से डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा। कुछ शिक्षक टीचर है, दार्शनिक है, कुछ दार्शनिक लेखक है, ये लेखक हो गया। तो आप कह रहा है कुछ लेखक शिक्षक है, नहीं हो सकता है, कुछ लेखक शिक्षक हो सकता है। फिर कह रहा है कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, तो कोई भी लेखक शिक्षक नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं, या तो एक या तो दो, ये सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ शिक्षक दार्शनिक है, कुछ दार्शनिक लेखक, कुछ लेखक शिक्षक है, कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है, तो एक या तीन होगा, दोनों में से एक हो जाएगा। अगला है कबूतर पक्षी और कुत्तों, कबूतर पक्षी और कुत्तों का संबंध किससे है, कैसे बनेगा डायग्राम। देखिए कबूतर पक्षी तो एक हो जाएगा और कुत्ता अलग है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित फोल्ड करने पर निम्नलिखित में से कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, और इसका अपोजिट ये हो गया। तो अपोजिट वाला न हो तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा। तो देखिए स्टार का अपोजिट क्या है, स्टार का अपोजिट ये है, तो इसमें नहीं है, होने की संभावना है। प्लस स्क्वायर जो माने आयत है, तो आयत का क्रॉस वाला है, इसमें न है। और त्रिभुज का ये है, तो ये बनने की संभावना है, माने बनेगा। ये सब नहीं बनेगा क्योंकि स्टार, देखिए यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, स्टार का अपोजिट ये है और दोनों अपोजिट एक साथ आ गए तो नहीं होगा। फिर त्रिभुज का अपोजिट तीर है, तो ये भी नहीं होगा। और स्क्वायर का अपोजिट क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये बनेगा। यदि इंट्रोडक्शन शब्द को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। तो पहले इसको रखिए, तो सबसे पहले सी आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, इसके बाद ई आ जाएगा, इसके बाद आई आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, एन आएगा, ओ आर टी यू। तो कह रहा है कि बाएं से पहले स्वर, तो पहले स्वर क्या हो गया, ई हो गया, के बाएं कौन है, तो डी है, तो डी आंसर हो जाएगा। यू आर हैप्पी को कॉल मोर डे लिखते हैं, तो इसमें पूछ रहा क्या, यू का कुछ शब्द, तो इस दोनों में हैप्पी, तो हैप्पी मिल रहा है, और मिल क्या रहा है इसमें, टीम कोल मिल रहा है, तो कोल हटा दीजिए। यू एंड, इसमें एंड मिल रहा है, इसमें एंड मिल रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है, नी मिल रहा है, तो नी हट जाएगा। यू योर फ्रेंड, तो यू किस में मिला, इसमें, तो इस दोनों में यू कॉमन कौन है, तो डे हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डे हो जाएगा। अगला है इसमें देखिए 5 गुने 2 गुने 6 कीजिए, 6 पंजे 30 दूना 60, यहाँ कीजिए 8 गुने 4 गुने 2, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 गुने 4 गुने 2 कीजिए तो 64। दोस्तों ये इसमें 4 मिस प्रिंट है, 4 64 होगा। और 6 गुने 7 गुने 6 42, 42 गुने 3 126, तो 126 आंसर, 64 होगा, यहाँ पे 64 मिस प्रिंट है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है, तो त्रिभुज की संख्या बताने के लिए गिनिए त्रिभुज कितना हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 ये हो गया, एक ये बन गया 7, एक ये बन गया 8, एक ये बन गया 9, एक फिर ये बन गया 10, 11 12 13 14 14 3 यहाँ 17 18, एक पूरा बन गया 19, ये बन गया पूरा 20। दोस्तों आप लोग गिनिएगा 29 टोटल आता है। किसी घन के सभी फलकों को एक ही रंग से रंगा जाए और उससे 64 छोटे घनों में काटा जाए तो कुल कितने घन ऐसे होंगे जो बिल्कुल रंगहीन होंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो है ये 8 आएगा। प्लस का मतलब माइनस, अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए और बनाइए। तो 60 इसका मतलब भागा है तो 60/10, और इसका मतलब क्या है, जोड़ है तो 40, और इसका मतलब प्लस का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब ये स्टार है,
यानी गुना, तो 10 छक 60 और 6 पंचे 30, तो 10 6 16 हो जाएगा। 13 अप्रैल 1993 को सोमवार था, तो 13 अप्रैल 1994 को क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो इसका दोस्तों इसमें जो है लीप ईयर 1 आएगा, एक साल है कंप्लीट, तो एक साल में लीप ईयर जो सेम ईयर है तो एक डे बढ़ जाएगा, क्या है कि ये लीप ईयर है 94, 4 जगह 16 3 ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका आंसर जो है मंगलवार आएगा। इसका जो है इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे कि जैसे DBACB, फिर यहाँ पे इसका आंसर जो है C हो जाएगा, DBACBDDB। देखिए 3 3 6 6 6 वो का टर्म लीजिए, DBACB, फिर यहाँ DBACBD ACB, फिर यहाँ DBACD, तो 6 6 वो के लीजिएगा तो हो जाएगा। क्लीन को इतना लिखा जाता है, ब्लॉक इतना, तो जॉक को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए दोस्तों सी को जो है 3 लिखा गया, यहाँ एल को 12 लिखा गया, और ई को 5 लिखा गया, ए को 1 लिखा गया, एन को 14, यानी लास्ट वाले, तो जे 10 हो जाएगा, 10 इसमें एक ही में है। ओ क्या हो जाएगा, ओ 15 होता है तो 15 है, के 11 और ई 5, तो डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको पढ़िएगा, इसका आंसर हम बता देते, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका आंसर जो है बुधवार होगा। अगला, साहिल के जन्मदिन की तिथि क्या थी, तो साहिल के जन्मदिन की तिथि, साहिल के जन्मदिन इनमें से कोई नहीं होगा, ऐसे बोलिएगा तो पढ़ देते। ठीक है, कह रहा है कि श्री और श्रीमती अग्रवाल का विवाह नवंबर में संपन्न हुआ। ठीक है, उनके बच्चे साहिल नवंबर में और सोनिया दिसंबर में पैदा हुआ, नवंबर दिसंबर में। साहिल का जन्मदिन सोनिया के जन्मदिन के 10 दिन पूर्व था, इसको दिसंबर में हुआ, 10 सितंबर में इसे मान लीजिए नवंबर में हुआ, किसका, नवंबर में हो गया इसका साहिल का, और दिसंबर में जो है इसका हो गया सोनिया का। कह रहा है कि सोनिया के जन्मदिन से 10 दिन पूर्व है, यानी दिसंबर में 10 दिन पूर्व नवंबर आ जाएगा पूर्व, तथा उनके माता पिता के विवाह की वर्षगांठ 7 दिन बाद है, तो इस 7 दिन बाद है। गत वर्ष श्री और श्रीमती अग्रवाल ने अपने विवाह की वर्षगांठ माह के तृतीय रविवार को मनाया, तो माह के तृतीय रविवार कितना हो जाएगा, 7 तारीख, 15 और 21 डे के दिन मनाया होगा तृतीय, और 10 दिन और माता पिता का वर्षगांठ 7 दिन बाद है, तो इसका जो है 15 हो जाएगा, तो 7 दिन पहले तो 14 आएगा, तृतीय रविवार को मनाया, और माह का अंतिम दिन भी रविवार है, थोड़ा सा टफ है, आप लोग बनाइएगा। अब चलिए हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन फर्स्ट है कि आंकड़ा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप डैश कहलाता है, तो इन्फॉर्मेशन सूचना कहलाता है। अगला है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट है, आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, कितना भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, सही है। एक ईमेल आईडी में केवल @1 एक ही होता है, सही है। ईमेल आईडी केस संवेदी होता है, सही है, तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि कंप्यूटर यूज करके कितना भी बना सकते हैं। सेलेरोन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, तो किसका प्रारूप है, तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रारूप है। अगला, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है, तो दोस्तों प्रोसेसर का जो मुख्य 3 भाग जो है ये क्या है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रैम यानी मेमोरी। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से जो है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, तो MIPS का अर्थ जो है ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, यूनिट हो गया। नेफ्ट और RTGS क्या है, तो नेफ्ट और RTGS जो है बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ता को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देता है? तो कौन है? ये चेक बॉक्स है। दोस्तों चेक बॉक्स उपयोगकर्ता को एक सेट से या एक अधिक विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करता है। चेक बॉक्स जो है रेडियो बटन के समान है, परंतु इसका चयन करने का तरीका रेडियो बॉक्स से भिन्न है। रेडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजन क्या है? तो शॉर्टकट संयोजन जो है ये कंट्रोल शिफ्ट और जेड एक साथ स्विच करने से। अगला है ERP का संक्षेपकार एक्रोनोमी क्या है? माने ये ERP का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछ रहा है। तो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। अगला जावा का उदाहरण है। तो जावा किसका उदाहरण है? तो ये उच्च स्तरीय भाषा का, लैंग्वेज का। कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचाने और समझे कि उसके पहले इसे डैश क्या किया जाना चाहिए? तो डिजिटाइज किया जाना चाहिए। अगला है टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों टेलनेट जो है टेलीटाइप नेटवर्क है, टेलीटाइप नेटवर्क। अगला है ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है? ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी। अगला है भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विधित अधिदेशात्मक है? तो किसके लिए है? तो सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर और कॉर्पोरेट निकाय यानी बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों के लिए। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इस सीखने और इस्तेमाल करने में इस्तेमाल सरल बना देती है? कौन सी विशेषता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को समानता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये मेल बॉक्स कहते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप में 111 एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो ये .docx। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? स्लाइड का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप होता है। डाटाबेस में वास्तविक डाटा कहाँ रहता है? तो ये टेबल्स में रहता है। दोस्तों कंप्यूटर और साइंस ज़्यादातर इंग्लिश में ही अच्छा रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा सा इंग्लिश में जानने का। चलिए दोस्त अब इतना ही। दोस्तों आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिए आप कितने मार्क्स लाए हैं, और फिर हम बताएंगे कि कितना मार्क्स पर क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए। तो ये सजेशन हम अगला वीडियो में देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। चलिए दोस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और फ्रेंड है तो फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए।